कहानी की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी मामले से होती है। हमें एक तेज तर्रार और असाधारण सोच रखने वाले पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर कास्त्रो से मिलवाया जाता है। कास्त्रो कोई साधारण पुलिस वाला नहीं है। वो उन लोगों में से है जो अपराधी की चाल से भी कई कदम आगे सोचते हैं। कुछ समय पहले एक दुखी दंपति अपनी लापता बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और परिवार की उम्मीदें टूटने लगी। तभी कास्त्रो ने उस मामले को अपने हाथ में लिया। उसने जांच शुरू की और कुछ ही समय में लड़की को ढूंढ निकाला, लेकिन अफसोस तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जांच के दौरान पता चला कि लड़की के शरीर पर दांतों के निशान थे। पुलिस ने कई संदिग्धों के दांतों के नमूने लिए, लेकिन कोई मेल नहीं मिला। कास्त्रो को यकीन था कि अपराधी सामने होते हुए भी सबकी नजरों से छिपा हुआ है। उसे शक था कि हत्यारा पुलिस विभाग का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। सच सामने लाने के लिए उसने एक अनोखी योजना बनाई। उसने पूरे पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के लिए एक दावत रखी। खाने के बाद सबको एक एक सेब दिया गया। पेट भरा होने के कारण सभी ने सेब का केवल एक छोटा हिस्सा खाया और बाकी छोड़ दिया। कास्त्रो ने उन सेबों से दांतों के निशान इकट्ठे किए। जांच में पता चला कि एक इंस्पेक्टर के दांतों के निशान मृत लड़की के शरीर पर मिले निशानों से मेल खाते हैं। इस तरह अपनी बुद्धिमत्ता से कास्त्रो ने अपराधी को बेनकाब कर दिया और पीड़िता को न्याय दिलाया। इस घटना के बाद कास्त्रो के पास एक नया मामला आता है। एक बुजुर्ग दंपति अपनी पोती दिव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। कास्त्रो तुरंत जांच शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उस जगह पहुंचता है जहां दिव्या को आखिरी बार देखा गया था। वहां उसे एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट दिखाई देती है। आसपास बहुत सारे कीड़े पड़े होते हैं। कुछ मर चुके हैं और कुछ पास के एक घर की ओर बढ़ रहे हैं। आधी रात के समय उस घर की लाइटें जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दबाजी में घर छोड़कर चला गया हो। इन सुरागों को देखकर कास्त्रो एक कहानी जोड़ता है। शायद दिव्या स्ट्रीट लाइट के पास खड़ी थी। किसी ने जानबूझकर उस पर कीड़े फेंके। फिर पास के घर से कोई व्यक्ति मदद के बहाने उसे अंदर ले गया। वहां उसे बेहोश करके अगवा कर लिया गया। यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जो दिव्या को अच्छी तरह जानता था। कास्त्रो तुरंत पूरे इलाके में नाकाबंदी करवा देता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद दिव्या किसी वाहन में मिल जाए। इसी दौरान एक नीली ओमनी वैन पुलिस चौकी के पास पहुंचती है। जैसे ही उसमें बैठे लोगों को नाकाबंदी का पता चलता है, वे पुलिस पर गोलियां चला देते हैं। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की जान चली जाती है। कास्त्रो घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे एक बैरिकेड पर नीले रंग के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि ये उसी वैन का रंग है। आगे मौजूद पुलिस टीम को वो हर नीले वाहन पर नजर रखने का आदेश देता है, लेकिन जवाब मिलता है कि कोई भी नीली गाड़ी वहां से नहीं गुजरी। कास्त्रो तुरंत समझ जाता है कि अपराधियों ने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया होगा। वो उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ दूरी पर उसे ओमनी वैन दिखाई देती है। अपराधी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार पकड़े जाते हैं। पूछताछ में वे बताते हैं कि उन्होंने केवल पैसों के लिए दिव्या का अपहरण किया था। असली साजिश किसी और की थी, जिसने उन्हें पैसे देकर दिव्या को अपने हवाले करवाया था। अब उन्हें नहीं पता कि दिव्या कहाँ है। कास्त्रो समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है और असली अपराधी अभी भी बाहर है। दिव्या की तलाश जारी रहती है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में जीवा नाम का एक युवक फोन करता है। वो बताता है कि चेन्नई से कोयम्बटूर जा रही एक बस में किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो बस का नंबर भी बताता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता, कॉल कट जाती है। कास्त्रो को शक होता है कि शायद ये मामला दिव्या से जुड़ा हो सकता है। वो तुरंत बस का पीछा करता है और रास्ते में उसे रुकवा देता है, लेकिन बस में चढ़ते ही एक नया रहस्य सामने आता है। जीवा मृत पाया जाता है। उसकी लाश सीट पर पड़ी होती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बस में मौजूद किसी भी यात्री ने हत्या होते नहीं देखी। जीवा की प्रेमिका मीना भी वहीं मौजूद थी, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। पुलिस को एक खून से सना हथियार मिलता है, जिसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब कास्त्रो सभी यात्रियों से पूछताछ शुरू करता है। एक एक करके सभी के बयान लिए जाते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि जन्नी नाम की एक महिला, जिसने उसी बस का टिकट बुक किया था, गायब है। कंडक्टर का कहना था कि वो बस में चढ़ी ही नहीं थी। पूछताछ के दौरान एक महिला डॉक्टर बताती है कि बस में एक गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई थी। उसे उल्टी होने लगी थी। कंडक्टर उस पर चिल्ला रहा था। जीवा ने विरोध किया और दोनों के बीच बहस हो गई। इससे कंडक्टर पर शक गहराने लगता है। दूसरी तरफ मीना अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो और जीवा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मीना के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जीवा को अपमानित किया और मीना की शादी किसी और से कर दी। मजबूर होकर दोनों घर से भाग गए थे। मीना को लगता है कि कहीं उसके परिवार वालों ने ही जीवा की हत्या न करवाई हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर एक नया नाम सामने आता है।
गुरु नाम के यात्री की उंगलियों के निशान हत्या में इस्तेमाल हथियार पर मिलते हैं। कास्त्रो उसे पकड़ लेता है। गुरु स्वीकार करता है कि वो जीवा को मारना चाहता था, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तब तक जीवा पहले से मृत था। फिर गुरु एक पुरानी घटना बताता है। कुछ दिन पहले जीवा और मीना एक ढाबे पर रुके थे। वहां मीना को महिलाओं के बाथरूम में छिपाकर रखा गया एक मोबाइल मिला जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो मोबाइल गुरु का था। जीवा ने गुस्से में गुरु की पिटाई कर दी थी। तभी से गुरु बदला लेना चाहता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला और उलझता जाता है। कभी शक कंडक्टर पर जाता है, कभी मीना के परिवार पर, तो कभी किसी और पर। इसी बीच पुलिस को एक लाल ओमनी वैन की सूचना मिलती है। पीछा करने के बाद पुलिस उसमें एक बेहोश लड़की को पाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जन्नी होती है। अब कास्त्रो के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर जन्नी बस में चढ़ी नहीं थी तो जीवा ने उसी बस का नंबर देकर पुलिस को फोन क्यों किया था, और जन्नी उसी बस से जुड़ी कैसे निकली? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए कास्त्रो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तभी एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। उसी नंबर की 2 अलग अलग बसें सड़क पर चल रही थी। यहीं से पूरी पहेली सुलझने लगती है। कड़ी पूछताछ के बाद बस का ड्राइवर सच उगल देता है। वो बताता है कि उनका गिरोह अवैध कामों के लिए एक ही नंबर प्लेट वाली 2 बसें चलाता था। जन्नी गलती से अवैध बस में चढ़ गई थी। वहां मौजूद कंडक्टर ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ अपराध किया। इसी दौरान असली बस रास्ते में उस अवैध बस के पास से गुजरी। जीवा ने खिड़की से जन्नी को देखा और समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने बस रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया। तब जीवा ने पुलिस को फोन किया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी जानकारी दे पाता, अपराधियों को खबर मिल गई। उन्हें डर था कि जीवा सच बता देगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। ड्राइवर स्वीकार करता है कि उसने जीवा को नशीली दवा दी और जब वो बेहोश हो गया तो स्क्रू ड्राइवर से उसकी हत्या कर दी। लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी सामने नहीं आया था। जांच में पता चलता है कि इन बसों का इस्तेमाल केवल अपहरण या अपराध के लिए नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के लिए किया जा रहा था। बसों के जरिए अवैध सामान की तस्करी की जा रही थी। जब पुलिस दबाव बढ़ाती है तो ड्राइवर अपने बॉस का नाम बताने ही वाला होता है कि अचानक एक व्यक्ति उसे गोली मार देता है। इससे साफ हो जाता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई बेहद ताकतवर व्यक्ति है। कास्त्रो हार नहीं मानता। वो अपनी विशेष टीम अल्फा बनाता है और पूरे शहर में निगरानी बढ़ा देता है। ड्रोन और तकनीक की मदद से एक संदिग्ध एम्बुलेंस का पीछा किया जाता है। आखिरकार वो एम्बुलेंस एक सुनसान जगह पहुंचती है। वहां कास्त्रो को दिव्या मिल जाती है। वो जिंदा होती है, लेकिन कैद में रखी गई थी। इसके बाद जो सच सामने आता है वो सबको हिला देता है। दिव्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो चुनाव आयुक्त की बेटी थी। अपराधियों का असली मकसद चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों में हेरफेर करना था। जब चुनाव आयुक्त को इस साजिश की भनक लगी, तब उनकी बेटी दिव्या का अपहरण कर लिया गया ताकि उन्हें चुप कराया जा सके। दिव्या के दादा दादी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिससे पूरा मामला खुलने लगा। कास्त्रो ने केवल 10 घंटों के भीतर दिव्या को ढूंढ निकाला, जीवा के हत्यारों को बेनकाब किया और चुनावी धांधली के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। अंत में कास्त्रो मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंच जाता है। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद वो अपराधी को भी खत्म कर देता है। इसके साथ ही न्याय की जीत होती है। दिव्या सुरक्षित बच जाती है और जीवा को इंसाफ मिल जाता है। यहीं पर इस रहस्य, रोमांच और तेज रफ्तार जांच से भरी कहानी का अंत होता है। ये कहानी दिखाती है कि एक ईमानदार और बुद्धिमान अधिकारी अगर ठान ले तो सबसे जटिल साजिश भी ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती।